नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। वरिष्ठ सपा नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां अपनी माली हालत और तन्हाई दोनों से जूझ रहे हैं। या हम नहीं कह रहे, मेरठ के एक शादी समारोह में पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के खुद के शब्द हैं। कई बार सत्ता के केंद्र बिंदु में रहे सपा नेता आजम खान के सामने ऐसा भी दौर आया जब उन्हें आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के लिए घर और प्लाट बेचने का विज्ञापन तक जारी करना पड़ा। हालांकि यह बात अलग है कि उसे खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। बताते चलें कि आजम खान जो कह रहे हैं उसकी एक वानगी आई इंडिया दिखाने जा रहा है। 10 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री, 1 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी जनप्रतिनिधि रहे। आजम खान जब सीतापुर जेल में बंद थे तो उनसे मिलाई करने जब उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अदीब आता था तो किस गाड़ी से आता था, उसे देखकर आजम खान की माली हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आई इंडिया आपको वह गाड़ी दिखा रहा है जिस पर सवार होकर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अदीब मिलाई करने सीतापुर जेल पहुंचे थे। आजम खान का यह दर्द कहां छलका, आइए अब उसे भी जान लेते हैं। दरअसल रविवार देर शाम मेरठ के किठौर क्षेत्र में एक वैवाहिक समारोह में शिरकत करने आजम खान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपनी लंबी जेल यात्रा, वर्तमान आर्थिक तंगी और खुद पर हो रहे कथित राजनीतिक उत्पीड़न को लेकर खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। सालों से ऐसी खुशियों से मरहूम रहे आजम खान ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि वे केवल इन खुशियों में शरीक होने आए हैं जो उनके जीवन में लंबे समय से दूर रही हैं। जेल के दिनों को याद करते हुए सपा के कद्दावर नेता ने अपनी रिहाई को रोकने के लिए किए गए कथित सरकारी प्रयासों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब उनकी जमानत का आदेश हुआ था, ठीक उसी समय पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य उन्हें जेल से बाहर आने से रोकना था। इस कार्रवाई पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे सीधे तौर पर अदालत की अवमानना करार दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को विशेष कानून के तहत उन्हें तत्काल जमानत देनी पड़ी थी। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी जेल से उनकी रिहाई को रोकने के लिए ठीक ऐसी ही कोशिश दोहराई गई, जहां उनके मामले में अचानक 3 नई धाराएं जोड़ दी गईं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी भी कीमत पर जेल से बाहर न आने दिया जाए। तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक दबावों के बावजूद आजम खान ने संतोष व्यक्त किया कि सरकार की हर कोशिश के बावजूद वह फिलहाल आज़ाद है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए न जाने के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में प्रचार से इसलिए दूरी बनाए रखी क्योंकि वहां का माहौल जंगल राज जैसा है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे लोग भी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने एक गंभीर आशंका व्यक्त करते हुए कहा, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पार्टी और समर्थकों को अनावश्यक नुकसान पहुंचता। व्यक्तिगत सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। आजम खान ने कहा कि गृह मंत्रालय या किसी भी सरकारी प्रतिनिधि द्वारा उन्हें उनकी सुरक्षा हटाए जाने के संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। इस अस्पष्ट स्थिति ने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया है कि उनके आसपास मौजूद वर्दीधारी और हथियारबंद लोग उनकी रक्षा के लिए तैनात हैं या उनका कोई और इरादा है। सपा नेता ने बताया कि उनकी माली हालत बेहद खराब है और वे गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें अपना घर और प्लाट बेचने के लिए विज्ञापन तक देने पड़े, लेकिन दुख की यह बात है कि उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा के खर्च का वहन कर सकें। यही वजह है कि उन्हें मजबूरन अपनी सुरक्षा लौटानी पड़ी। समाजवादी पार्टी के भीतर अखिलेश यादव से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने संक्षिप्त टिप्पणी की।
लेकिन इस विषय पर विस्तार से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आजम खान की यह पूरी बातचीत उनके जीवन के गहरे व्यक्तिगत संघर्ष, न्यायिक चुनौतियों और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को दर्शाती है। उनका यह दर्द न सिर्फ एक नेता का बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का है जो लंबे समय से सत्ता के सर्वोच्च शिखर से लेकर जेल की सलाखों तक की यात्रा कर चुका है और अब भी खुद को संघर्ष की एक अनवरत प्रक्रिया में पाता है। एक सुन्नत रस्म अदा हुई है, उसके शिरकत के लिए आया हूँ, लेकिन आने में ताख़ीर हो गई। उसकी वजह रास्ते का सफ़र, लोगों की मोहब्बत और शायद अल्लाह का हुक्म कि इस वक्त पहुँचना है। सोचा ये था और तय भी यही था कि खाना बाहर का खाएंगे, लेकिन वक्त और रिस्क कब, कहाँ और कैसे होगा ये तो कोई और तय करता है। मुझे याद है पिछली बार जब 3 बरस की जेल काट कर मैं निकला हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक बेल हुई, आखिरी बेल, और उसी दिन हम पर एक मुकदमा और कायम कर दिया गया ताकि हम रिलीज ना हो सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे का बहुत बुरा माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। एक शख्स को हमने बेल दी और आपने उसे रोकने के लिए एकदम एक नया मुकदमा कायम कर दिया। और ये पहला मौका था आज़ाद हिंदुस्तान के 70 सालों में उस वक्त जब संविधान की वो धारा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी मुजरिम को किसी भी वक्त रिहा कर सकते हैं, उस धारा का इस्तेमाल करते हुए मुझे फौरन रिहा करने का आदेश हुआ। और इंतहा ये थी कि चाय बनी हुई रखी थी और मुझे जेलर ने चाय तक नहीं पीने दी कि नहीं साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। उसी तरह इस बार भी हुआ कि रिहाई आई और एक मुकदमे में 3 धाराओं का इजाफा कर दिया गया ताकि मुझे रोका जा सके। लेकिन क्योंकि अब वो रिस्क वहाँ से ख़त्म हो चुका था मेरा, लिहाजा हुकूमतों की और बदख्वाहों की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल मुझे रोका नहीं जा सका और आपके सामने आने का मकसद आपकी खुशियों में शरीक होना था। और ऐसी महफिलें, ऐसी खुशियाँ, तकरीबन 10 बरस से हम ऐसी महफिलों से महरूम से हैं। कभी पुलिस से छुपते हैं, भागते हैं, कभी पुलिस वाले हमारे पीछे डुगडुगी बजाते हैं, नगाड़ा बजता है, ऐलान होता है कि मुजरिम भागा हुआ है, उसे जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो खुद को बचाते फिरे हैं और बचाते बचाते आ गए हैं आपके बीच, अभी बचे हुए। खान साहब, आप बिहार चुनाव में नहीं पहुंचे, वहाँ पर आपको स्टार प्रचारक भाई वहाँ कहा ये जा रहा है, देखिए जब वहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुआ, यानी जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ तो ये कहकर हुआ कि जंगल राज का खात्मा होगा। और कुछ दिन तक ऐसा हुआ भी कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, लेकिन चंद महीनों के बाद से ही लेकर तकरीबन 20 सालों तक बिहार में जो राज रहा उसे खुद पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी देश के तमाम बड़े नेता, और नेता ही नहीं बल्कि देश को चलाने वाले लोग ये कहते रहे कि वहाँ जंगल राज है। तो अब हमें मानने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए जब सत्ताधारी दल ही कह रहा हो, जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे हो कि यहाँ जंगल राज है। 20 साल तक जो लोग जंगल राज से निजात नहीं दिला सके, ऐसी जगह आपने देखा मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, जबकि आप जानते हैं कि मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया, भाजपा के नेताओं ने, कि मैं मारा जा चुका हूँ। तो यूँ कहिए कि मैं एक जिंदा लाश हूँ जो उनके लिए अभी बाकी है। तो ऐसे हालात में मेरा जाना, जंगल राज में जाना
कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो खामखा मेरी वजह से नुकसान हो। ऐसा आपने वाइस सुरक्षा की जो सिक्योरिटी आपको सुरक्षा मिली थी उसको वापस करने का क्या पीछे कारण है? देखिए, मुझे जेड श्रेणी सुरक्षा मिली हुई थी और किसी राजनीतिक दल ने नहीं दी थी ये सुरक्षा, नहीं सर, बल्कि ये सुरक्षा मुझे उस वक्त के गवर्नर ने दी थी। और जेड श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद उस वक्त के एसपी रामपुर ने ये लिखा था कि ये नाकाफी है, इन्हें जेड स्पेशल दी जाए। जब जब सरकारों में रहा या मैं वैसे भी रहा तो मेरे पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है। अब वाई की सुरक्षा मिली है और ये खबर मुझे अखबारों से मिली है या सोशल मीडिया से, आपके मीडिया से मिली है। मेरे पास किसी भी तरह का गृह मंत्रालय से या पुलिस विभाग से किसी तरह की कोई तहरीरी या ज़बानी सूचना नहीं कि मुझे कोई सुरक्षा मिली है या नहीं मिली है। जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मेरे पास ये सुरक्षा है, उस हद तक मैं वर्दी पहने हुए लोगों को ये कैसे मान लूँ कि ये पुलिस वाले, या जो लोग हथियार लेकर आए ये कैसे मान लूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए है। मैं ये क्यों ना मान लूँ कि ये मुझे मारने के लिए है। एक बात। दूसरी ये कि मेरे पास अब माली हालात ये हैं कि मैंने घर बेचने का ऐलान किया, उसका कोई खरीदार नहीं है। ज़मीनें बेचने का ऐलान किया है, उसका कोई खरीदार नहीं है। शादी घर बेचने का ऐलान किया है, उसका कोई खरीदार नहीं है। वो कहते ये हैं कि आपकी जायदाद खरीद कर हम किसी मुसीबत में थोड़ा आना चाहते हैं। इतना दबाव। ऐसे में जब आईटी रेड हुआ मेरे घर, दीवारें कूद कर आ गए, तब बहुत बड़ी रकम मिली मेरे पास से, मेरे घर से। बड़ी बड़ी मशीनें आई थी ट्रकों में रखकर, बड़ी मशीनें आई थी घर को तोड़ने के लिए, दीवारें और फर्श के लिए। लखनऊ से बहुत बड़ी मशीन आई थी, सुनार लाया था कि सोने की ईंटें तोलेंगे। लेकिन मेरे पास 3,500 रुपये, अब्दुल्ला के पास 10,000 रुपये और अदीब के पास 600 रुपये और मेरी बीवी के पास 100 ग्राम सोना मिला था। इतनी दौलत थी हमारे पास जिससे हम आधा हिंदुस्तान खरीद सकते थे। मैंने कहा भी उन अधिकारियों से कि आप खाली हाथ वापस जाएंगे तो आपके प्रमोशन में दुश्वारी है। आप हमारी दीवारें गिराइए, हमारे तहखाने तलाश कीजिए और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसके बाद मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, टेंट में रहूंगा और आप पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं रखूंगा, न मैं इसके लिए कोई कंपनसेशन डिमांड करूंगा। तो इन हालात में मेरे पास सुरक्षा के लिए गाड़ी खरीदना, सुरक्षा कर्मियों को उसमें बिठालना, उसके लिए ड्राइवर और तेल का इंतज़ाम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर सरकार इस सब का इंतज़ाम करे। जबकि सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा देश, लेकिन एक छोटे से आदमी की ज़िंदगी की कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि अभी पता चला है देश के एक बहुत बड़े देश चलाने वाले ने ये कहा है कि फलां शख्स मारे गए तो क्या हो गया, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो एक छोटी मोटी घटना के सिवा थोड़ी कुछ होगा। अखिलेश यादव जी से आपकी दूसरी मुलाकात हुई है हाल ही में। कुछ ऐसे भी चर्चा चल रही है कि तलखियां शायद अभी कम नहीं हुई, तो स्पष्ट आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप जो कहिए कह दूं, अगर आपको खुशी होती हो हम तो आपसे जानने चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों क्या कुछ जानना बड़ा चाह होने रहे वाला है जिस तरीके से 2 मुलाकात हो गई चंद दिन। हैं? भाई, अगर मैं रहता होता लखनऊ में, मेरे पास आवास नहीं है, मैं पार्लियामेंट का 2.5 साल मेंबर रहा, एमपी रहा, मुझे आवास नहीं दिया गया। भाजपा सरकार में मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, मेरा पद कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, मुझे कोठी नहीं दी गई। हम लोग, मैं उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और LLM का फाइनल सेमेस्टर था, यूनियन का सेक्रेटरी था और स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी बड़ा आदमी होता था। और
इमरजेंसी की जेल में तकरीबन 1.25 बरस में अलीगढ़ और बनारस की जेलों में रहा भी। हमने जब सरकार बनाई तो हमने और मुलायम सिंह जी ने ये तय किया कि जिन लोगों ने इमरजेंसी की जेल काटी है उन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाए, और उसका प्रोविजन किया, एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत जितने भी लोग जेल गए थे उनमें ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी जो बाद में कहलाई, और उस वक्त तो जनसंघ थी और आरएसएस थी, उन लोगों को पेंशन मिली। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।